स्प्रिंग 1945 में एक 11 साल का जर्मन लड़का था जिसका नाम हेलमट था। वो अपने बेड पर लेटा हुआ था जब उसने अपने पेरेंट्स को एक सीरियस बातचीत करते सुना। उसके पापा एक फेमस डॉक्टर थे और वो अपनी वाइफ के साथ डिस्कस कर रहे थे कि क्या अब पूरे परिवार को मार देना चाहिए या सिर्फ वो खुद अपनी जान ले ले, सुसाइड कर ले। उसके पापा ने कहा कि उन्हें बदले का डर है। उन्होंने कहा अब एलाइज जो हिटलर के खिलाफ कंट्रीज थी जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, हमारे साथ वही करेंगे जो हमने क्रिपल्ड, विकलांग लोगों और ज्यूज के साथ किया था। अगले दिन उन्होंने हेलमेट को लेकर जंगल में चले गए जहां दोनों ने मिलकर बचपन के पुराने गाने गाए, एक आखिरी खुशी का वक्त बिताया। उसके बाद हेलमेट के पापा ने अपने ऑफिस में खुद को गोली मार ली। हेलमेट को याद है कि उसने अपने पापा का खून भरा यूनिफॉर्म फायर प्लेस में जलते हुए देखा। ये सब इतना ट्रॉमेटिक था हेलमेट के लिए कि उसने अगले 9 सालों तक घर में खाना नहीं खाया। उसने घर में खाना खाना बंद कर दिया था। उसे लगता था कि उसकी माँ उसे जहर देकर मार देगी क्योंकि उसने सुना था कि उसके पापा फैमिली को मारने की बात कर रहे थे। हेलमेट को शायद पूरी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन सच ये था कि उसके पापा एक नाजी थे, मतलब वो एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर थे। अब आप में से काफी लोगों ने नाजीज और हिटलर के बारे में सुना होगा। आपको ये भी पता होगा कि हिटलर चाहता था कि जर्मनी एक पावरफुल कंट्री बन जाए। उसका ड्रीम था पूरे यूरोप को जीत लेना। आपने ये भी सुना होगा कि उसने बहुत सारे ज्यूज को मार डाला था। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। नाजीम सिर्फ कुछ अलग अलग बुराइयों का नाम नहीं था, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम था, एक सोच का स्ट्रक्चर था जिसमें दुनिया, पॉलिटिक्स, पावर और लोगों को लेके एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी थी। नाजीम्स के अंडर सिर्फ ज्यूज नहीं बल्कि विकलांग लोग, जिप्सीज, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स सबको मार दिया गया या उनका जीवन नर्क बना दिया गया। एक ऐसी थिंकिंग थी जिसमें हिटलर और उसकी पार्टी समझते थे कि जर्मन लोग सबसे सुपीरियर है और बाकी सब लोग उनसे नीचे है। अब ये समझना जरूरी है कि हेलमेट के पापा ने अपनी जान क्यों ले ली। उन्हें ये स्ट्रॉन्ग गिल्ट और डर था कि जो कुछ उन्होंने या उनके जैसे लोगों ने नाजीम्स के दौरान किया, अब उनका बदला लिया जाएगा उनसे। उन्होंने ज्यूज और दूसरे लोगों के साथ जो जुल्म किया, अब एलाइज, हिटलर के दुश्मन देश जैसे ब्रिटेन, यूएसए, उनसे वैसे ही रिवेंज ले सकते हैं। इसी डर, गिल्ट और शेम ने उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर किया। मई 1945 में जर्मनी ने एलाइज के सामने सरेंडर कर दिया था। एलाइज मतलब वो कंट्रीज जो हिटलर और नाजी जर्मनी के खिलाफ थी, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत यूनियन। लेकिन उसके पहले ही अप्रैल 1945 में जब हिटलर को पता चल गया था कि अब उनकी हार निश्चित है, तो उसने अपने बर्लिन के बंकर अंडरग्राउंड शेल्टर में अपना प्रोपोगेंडा मिनिस्टर गोएबेल्स, जो हिटलर के झूठे प्रचार और पब्लिसिटी का इंचार्ज था, उसके साथ और उसके पूरे परिवार के साथ मिलकर सुसाइड कर लिया। उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता था कि हारने के बाद उन्हें सजा मिलेगी और वो गिरफ्तार होने से पहले मरना चाहते थे। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो दुनिया भर में ये सवाल उठने लगा, नाजी जर्मनी ने जो कुछ किया, क्या वो सिर्फ एक वॉर था या उसमें कुछ ऐसे एक्सीडेंट हुए जो इंसानियत के खिलाफ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी थे। इसलिए एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, अंतरराष्ट्रीय सेना ट्रिब्यूनल बनाया गया न्यूरमबर्ग में, जिसका काम था नाजी लीडर्स को कोर्ट में लाके उन पर मुकदमा चलाना, उन्हें सजा देना 3 मेन क्राइम्स के लिए। फर्स्ट, क्राइम्स अगेंस्ट पीस। सेकेंड, वॉर क्राइम्स। थर्ड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जर्मनी के वॉर के दौरान के एक्शंस जैसे कि लाखों ज्यूज को सिस्टमैटिकली मारना, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाना, चिल्ड्रन, वुमेन और ओल्ड लोगों को टॉर्चर करना, ये सब क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के कैटेगरी में आते हैं। इनका दुनिया भर में जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट हुआ। लोगों ने नाजी आइडियोलॉजी को मोरल और एथिकल नजरिए से गलत बताया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने एक जेनोसाइडल वॉर छेड़ दिया था, मतलब एक ऐसा वॉर जिसमें उन्होंने जाति, धर्म या ग्रुप के आधार पर लोगों का मास मर्डर किया। ये एक प्लान्ड और सिस्टमेटाइज्ड किलिंग थी जिसमें इनोसेंट सिविलियंस को भी बख्शा नहीं गया। इस जेनोसाइड में सबसे ज्यादा ज्यूज को निशाना बनाया गया। तकरीबन 60 लाख, 6 मिलियन ज्यूज को मार दिया गया। इसके अलावा 2 लाख जिप्सीज, रोमन कम्युनिटी, 10 लाख पॉलिश सिविलियंस, 70,000 जर्मन्स जो मेंटली या फिजिकली डिसेबल थे और हजारों पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, सबको मार दिया गया। नाजीज ने लोगों को मारने के लिए एक नया और डरावना तरीका निकाला, गैस चेम्बर का। ये काफी बड़े स्केल पर यूज किया गया किलिंग सेंटर था, जैसे कि आउशविट्ज, जहां लोगों को एक जगह बंद करके पॉइजन गैस से मार दिया जाता था।
ये सब कुछ एक प्लान सिस्टम के अंडर होता था जिसे फाइनल सोल्यूशन भी कहा गया। जब युद्ध खत्म हुआ तो न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल ने कुछ लीडिंग नाजीज पर मुकदमा चलाया। सिर्फ 11 टॉप नाजी लीडर को डेथ सेंटेंस दिया गया और कुछ को जिंदगी भर के लिए जेल में डाला गया। लेकिन जितना बड़ा उनका क्राइम था, लाखों लोगों की मौत, टॉर्चर और सिस्टमेटाइज्ड जेनोसाइड, उसके हिसाब से ये पनिशमेंट काफी कम था। दुनिया में लोगों को लगा कि नाजीज को पूरी तरह से उनके क्राइम्स के लिए सजा नहीं मिल रही है। एक और वजह थी कि एलाइड पावर्स जो जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने जर्मनी के साथ ज्यादा सख्ती नहीं दिखाई, क्योंकि उन्हें याद था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी को बहुत बड़ा पनिशमेंट मिला था, तो उसके बाद ही जर्मनी में नाराजगी, गुस्सा और हिटलर जैसे लीडर्स का राइज हुआ था। इसलिए इस बार उन्होंने कुछ हद तक सॉफ्ट अप्रोच रखा, ताकि फ्यूचर में वैसा कोई और डेंजरस सिस्टम फिर से ना बने। अब समझते हैं वेइमार रिपब्लिक का जन्म कैसे हुआ। 20th सेंचुरी के शुरुआती दिनों में जर्मनी एक बहुत पावरफुल एम्पायर था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 में शुरू हुआ, तो जर्मनी ने ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ मिलकर वॉर ज्वाइन किया और इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के खिलाफ लड़ा। इन्हीं को हम एलाइज कहते हैं। शुरुआत में सभी कंट्री सोच रहे थे कि ये वॉर जल्दी खत्म हो जाएगा और उन्हें जीत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युद्ध लंबे समय तक चला और यूरोप की पूरी ताकत और रिसोर्सेज खत्म होने लगी। जर्मनी ने वॉर के शुरुआत में फ्रांस और बेल्जियम के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन जब 1917 में अमेरिका भी एलाइज के सपोर्ट में युद्ध में आया, तब जर्मनी और सेंट्रल पावर्स को नवंबर 1918 में हार माननी पड़ी। इस हार के बाद जर्मनी के एम्पीरियर को राजगद्दी छोड़कर जाना पड़ा और उसी वक्त पार्लियामेंट्री पार्टीज को मौका मिला कि वो जर्मनी की पॉलिटिक्स को नया रूप दे। तभी एक नेशनल असेंबली बनी, जिन्होंने वेइमार नाम के शहर में मिलके एक नई डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, जिसे हम वेइमार रिपब्लिक कहते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन में जर्मनी को एक फेडरल स्ट्रक्चर दिया गया। सभी अडल्ट्स को वोट देने का अधिकार मिला, इंक्लूडिंग वुमेन। अब जर्मन पार्लियामेंट के मेंबर्स लोगों के वोट से चुन के आने लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लोग इस नई डेमोक्रेसी वेइमार रिपब्लिक से खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि जर्मनी को वॉर के बाद एक ह्यूमिलिएटिंग पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज। इस ट्रीटी के टर्म्स बहुत ही हार्श थे। जर्मनी को अपनी सभी ओवरसीज कॉलोनीज खो देनी पड़ी। उसकी 10% पॉपुलेशन, 13% टेरिटरी, 75% आयरन और 26% कोल छीन ली गई। ये सब फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को मिल गया। जर्मनी की मिलिट्री को कमजोर बनाने के लिए डीमिलिटराइज कर दिया गया। एक वॉर गिल्ड क्लॉज लगाया गया, जिसमें जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 1 के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। उससे कहा गया कि वो एलाइड कंट्रीज को 6 बिलियन का कॉम्पनसेशन दे। राइनलैंड, जो एक रिच एरिया था रिसोर्सेज के लिए, उस पर भी एलाइड आर्मीज ने 1920s तक कब्जा रखा। ये सब देखकर जर्मनी के लोग गुस्से में थे। उन्होंने सोचा कि वेइमार रिपब्लिक ने ही ये सब एक्सेप्ट किया है, इसलिए लोग नए डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही ब्लेम करने लगे कि उनकी वजह से ही ये हार और बेइज्जती मिली है। अब समझते हैं वॉर के इफेक्ट क्या हुए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने यूरोप के हर कोने को साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियल लेवल पर हिलाकर रख दिया। जो यूरोप कभी दुनिया को लोन देने वाला कॉन्टिनेंट था, अब खुद कर्ज में डूब गया, मतलब क्रेडिटर से डेबिटर बन गया। वेइमार रिपब्लिक का बोझ। इस सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि नई नई बनी वेइमार रिपब्लिक को उस पुराने जर्मन एम्पायर के गुनाहों की सजा मिल रही थी, जिसने ये वॉर शुरू किया था। वेइमार रिपब्लिक पर वॉर का गिल्ड थोपा गया कि तुम लोग ही वर्ल्ड वॉर के जिम्मेदार हो। इस गिल्ड के चलते जर्मनी को भारी भरकम फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन 6 बिलियन देना पड़ा। इस वजह से वेइमार रिपब्लिक की इकोनॉमी टूट गई और देश फाइनेंशियली कमजोर हो गया। नवंबर क्रिमिनल्स का इल्जाम। जो लोग वेइमार रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, जैसे सोशलिस्ट, कैथलिक्स और डेमोक्रेट्स, उन पर कंजर्वेटिव लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। उन्हें ताना मारकर नवंबर क्रिमिनल्स कहा गया, क्योंकि नवंबर 1918 में ही जर्मनी ने सरेंडर किया था और ये नया रिपब्लिक आया था। कंजर्वेटिव लोगों का कहना था कि इन्हीं लोगों की वजह से जर्मनी को हार और बेइज्जती झेलनी पड़ी। ये सोच काफी गहरी थी और इसका पॉलिटिक्स पर भी मेजर इफेक्ट पड़ा, जो हम 1930s में और ज्यादा क्लियरली देखेंगे। सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर वॉर का क्या असर हुआ? वर्ल्ड वॉर ने यूरोपियन सोसाइटी और पॉलिटिक्स दोनों पर गहरा प्रभाव डाला। अब लोग सोल्जर्स को सिविलियन से ज्यादा इज्जत देने लगे, क्योंकि उन्होंने बैटलफील्ड में लड़ाई की थी।
पॉलिटिशियंस और मीडिया ने एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग और मैक्यूलाइन की इमेज को आइडल बनाना शुरू कर दिया। मीडिया ने ट्रेंच लाइफ को एक हीरोइक चीज बनाकर दिखाया, लेकिन असली सच ये था कि ट्रेंचेस में सोल्जर्स की हालत बहुत खराब होती थी। वहां डेड बॉडीज के ऊपर रैट्स घूमते थे, पॉइजन गैस और शीलिंग से सोल्जर्स के ऊपर हर वक्त जान का खतरा होता था। बहुत से सोल्जर्स मर जाते थे या इंजर्ड हो जाते थे। ये सब चीजें मीडिया में नहीं दिखाई जाती थी। इस एग्रेसिव वॉर प्रोपोगेंडा के चलते लोगों का नेशनल प्राइड और देशभक्ति का इमोशन बहुत ज्यादा भड़क गया। इसी टाइम पे डिक्टेटरशिप का भी राइज हुआ। इसी पब्लिक मूड के चलते लोगों ने कंजर्वेटिव और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को सपोर्ट देना शुरू कर दिया, जैसे कि बाद में हिटलर की सरकार। डेमोक्रेसी जो यूरोप में नई नई आई थी, अभी इमेच्योर थी, वो इतने अनस्टेबल टाइम में टिक नहीं पाई, इसलिए लोग डिक्टेटरशिप को ज्यादा स्ट्रांग और रिलायबल समझने लगे। अब समझते हैं पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस को। वेइमार रिपब्लिक के जन्म के साथ एक रिवॉल्यूशन भी चालू हुआ। जैसे ही वेइमार रिपब्लिक बना, जर्मनी में डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। उसी वक्त एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया, जिसका नाम था स्पार्टसिस्ट अपराइजिंग। स्पार्टसिस्ट लीग ने रशिया के बोल्शेविक रिवॉल्यूशन से प्रेरणा ली थी, जहां 1917 में लेनिन की कम्युनिस्ट सरकार बनी थी। जर्मनी के कई सिटीज में वर्कर्स और सेलर्स ने सोवियत लोकल काउंसिल बना लिया था, जिसमें उनका कंट्रोल होता था, ना कि किसी राजा या प्राइम मिनिस्टर का। बर्लिन में एक सोवियत स्टाइल कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की डिमांड होने लगी थी। वेइमार रिपब्लिक ने स्पार्टसिस्ट की अपराइजिंग को क्रश कर दिया। जो लोग सोवियत स्टाइल सरकार के अगेंस्ट थे, जैसे सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स, उन्होंने मिलकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने का प्लान वेइमार सिटी में बनाया। उन्होंने स्पार्टसिस्ट रिवॉल्यूशन को दबाने के लिए फ्री क्रॉप्स एक्स सोल्जर्स का एक प्राइवेट आर्मी ग्रुप का यूज किया। इस क्रैकडाउन के बाद स्पार्टसिस्ट लीडर को मार दिया गया और उनकी पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी KPD बनाई। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच दुश्मनी बढ़ती गई। जब स्पार्टसिस्ट अपराइजिंग को सोशलिस्ट ने ही दबाया, तो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट के बीच दुश्मनी हो गई। ये दोनों ग्रुप्स, जो पहले वर्किंग क्लास के राइट के लिए लड़ते थे, अब एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। इस वजह से जब हिटलर जैसे डिक्टेटर का राइज हुआ, तो ये दोनों मिलकर उसके खिलाफ खड़े नहीं हो पाए। ये उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल वीकनेस थी। एक्सट्रीम सॉल्यूशंस की डिमांड। उस समय जर्मनी की इकोनॉमी टूट चुकी थी, लोग भूखे थे, बेरोजगार थे और सोसाइटी में चाओस था। इसलिए कम्युनिस्ट लेफ्ट विंग रेडिकल सॉल्यूशन चाहते थे, जैसे पुअर को पावर देना, प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म करना। नेशनलिस्ट राइट विंग भी रेडिकल सॉल्यूशन चाहते थे, एक स्ट्रॉन्ग लीडर, मिलिट्री पावर और नेशनल प्राइड का रिवाइवल। मतलब दोनों तरफ के लोग नॉर्मल डेमोक्रेसी से फ्रस्ट्रेट हो गए थे और देश में रेडिकल एक्सट्रीम तरीकों का क्रेज बढ़ रहा था। 1923 में जर्मनी एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा, जिसका असर उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन पर भी पड़ा। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी पर बहुत ज्यादा वॉर रिपेरेशन देने का प्रेशर था और उसने वॉर के दौरान ज्यादातर खर्चे लोन लेके किए थे। वर्साइलिस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जर्मनी को ये रिपेरेशन गोल्ड में देनी थी, जिस वजह से उसके गोल्ड रिजर्व्स खत्म होने लगे। जब रिसोर्सेस कम हो गए और जर्मनी ने पेमेंट देना बंद कर दिया, तो फ्रांस ने उसके सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया रूर रीजन ऑक्यूपाई कर लिया, जहां से वो कोल लेना चाहते थे एज अ कॉम्पनसेशन। जर्मनी ने इसका जवाब वायलेंस से नहीं दिया, बल्कि पैसिव रेसिस्टेंस से दिया। मतलब वर्कर्स ने काम करना ही बंद कर दिया, लेकिन उन्हें सैलरी देने के लिए जर्मन गवर्नमेंट ने बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा पेपर मनी प्रिंट करना शुरू कर दिया। इस वजह से मार्केट में इतना पैसा आ गया कि करेंसी की वैल्यू बिल्कुल गिर गई। इस प्रोसेस को ही हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। एक टाइम ऐसा आया कि लोग एक सिंपल ब्रेड खरीदने के लिए पूरा कार्ट भर के नोट्स लेके जाते थे। दिसंबर 1923 तक $1 का वैल्यू ट्रिलियंस ऑफ जर्मन मार्क्स हो गया था। ये सब सीन दुनिया भर में देखे गए और लोगों को जर्मनी के लिए सिंपैथी होने लगी। आखिर में अमेरिका ने हेल्प की और डॉस प्लान लेकर आए, जिसमें जर्मनी के रिपेरेशन के टर्म्स को थोड़ा सॉफ्ट बनाया गया, ताकि उनकी फाइनेंशियल बर्डन कम हो और इकोनॉमिक थोड़ी स्टेबल हो सके। 1924 से लेकर 1928 तक का समय जर्मनी के लिए थोड़ा स्टेबल था, लेकिन ये स्टेबिलिटी सिर्फ ऊपर से थी, अंदर से पूरी तरह से कमजोर। जर्मनी का पूरा इकोनॉमिक रिकवरी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ यूएसए से मिलने वाले शॉर्ट टर्म लोन्स पर डिपेंडेंट था। जैसे ही 1929 में वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुआ, अमेरिका ने ये सपोर्ट वापस ले लिया। लोगों को लगा कि शेयर मार्केट गिरने वाला है, इसलिए उन्होंने पैनिक में आके अपने शेयर्स बेचने शुरू कर दिए।
सिर्फ 24 अक्टूबर 1929 को ही 13 मिलियन शेयर्स बेच दिए गए। यहीं से शुरू हुआ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो दुनिया भर के इकोनॉमी पर असर डाला। 1929 से लेकर 1932 के बीच यूएसए का नेशनल इनकम आधा हो गया, फैक्ट्रीज बंद होने लगी, एक्सपोर्ट्स गिर गए, फार्मर्स काफी सफर हुए और इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा मार्केट से निकाल लिया। जर्मनी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। 1932 तक जर्मनी की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिर्फ 40% बची थी 1929 के कंपैरिजन में। करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई या उनकी सैलरी कम कर दी गई। 6 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। सड़कों पर लोग बोर्ड्स लेके खड़े होते थे जिसमें लिखा होता था विलिंग टू डू एनी वर्क, मतलब कोई भी काम मिले बस मिल जाए। यंग लोग ना काम करते थे ना पढ़ते थे, वो या तो कार्ड्स खेलते थे या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बाहर लाइन में लगते थे। बहुत से लोग फ्रस्ट्रेशन में क्राइम की तरफ भी बढ़ने लगे। ये क्राइसिस लोगों के अंदर डीप फियर और एंजाइटी भर रहा था। मिडिल क्लास जैसे सैलरीड लोग और पेंशन वाले, उनका सेविंग खत्म हो रहा था क्योंकि करेंसी की वैल्यू जीरो हो गई थी। छोटे दुकानदार, रिटेलर और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का बिजनेस बर्बाद हो गया। इन लोगों को लगने लगा कि कहीं हम वर्किंग क्लास मजदूरों की कैटेगरी में ना आ जाए या फिर जॉबलेस ही ना हो जाए। सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कुछ हद तक मैनेज कर पाए, लेकिन उनका भी बार्गेनिंग पावर कमजोर पड़ गया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी लॉस में जा रही थी। किसानों को भी बड़े नुकसान से गुजरना पड़ा क्योंकि क्रॉप्स की प्राइसेस बहुत गिर गई थी। घर की महिलाएं अपने बच्चों को खिलाने लायक भी नहीं थी। उनके अंदर गुस्सा, गिल्ट और दर्द भरा हुआ था। पॉलिटिकल लेवल पर भी वीमार रिपब्लिक वीक थी। इनके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे फ्लॉज थे जो इसे डिक्टेटरशिप के लिए वल्नरेबल बना रहे थे। एक बड़ा फ्लॉ था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हर छोटी पार्टी को भी सीट मिल जाती थी। इस वजह से किसी एक पार्टी को फुल मेजॉरिटी मिलना मुश्किल हो जाता था और हमेशा कोलिएशन गवर्नमेंट बनती थी। दूसरा फ्लॉ था आर्टिकल 48, जिसमें प्रेसिडेंट को पावर मिलता था इमरजेंसी लगाने का, सिविल राइट सस्पेंड करने का और बिना पार्लियामेंट के रूल करने का। इस शॉर्ट पीरियड में वीमार रिपब्लिक ने 20 अलग अलग कैबिनेट्स देखी, जिनकी एवरेज एज सिर्फ 239 दिन थी। आर्टिकल 48 का भी काफी मिसयूज हुआ। इस सब के बाद भी क्राइसिस मैनेज नहीं हो पाए। लोगों का डेमोक्रेटिक सिस्टम से भरोसा उठ गया था क्योंकि डेमोक्रेसी उनके प्रॉब्लम्स का कोई सलूशन नहीं दे रहा था। मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।